चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठंड में जुगाड़ू बहू का बांस का घर और घरेलू सामान। रात का समय है। एक छोटे टूटे फूटे घर में पूरा परिवार इकट्ठा होकर बैठा था। अरे राम, आज तो लगता है ये ठंड जमा ही देगी। ये लकड़ियां भी अब हमारी किस्मत की जैसे गीली और बेकार हो गई हैं। अरे जलने का नाम ही नहीं ले रही। बाबूजी, क्या करूं? इस बार ये कातिल सर्दी हमारी जान लेकर ही मानेगी शायद। अरे बहू, अब ये घर घर नहीं छलनी हो गया है। उधर कोने से हवा ऐसे साए साए आ रही है। अब मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। आज नहीं तो कल चली जाऊंगी, पर मेरे बच्चों का क्या कसूर है? हे भगवान, गरीबों के लिए तो हर मौसम, गर्मी, सर्दी, बारिश ही दुश्मन बन जाती है। हाँ माँ जी, दुश्मन मौसम नहीं, हमारी फूटी किस्मत है। अब इस वक्त गांव के जमींदार के घर में तो हीटर चल रहे होंगे, लोग मखमली रजाई में सो रहे होंगे, और हम यहाँ जानवरों की तरह आग के भरोसे रात काट रहे हैं। सच कहते हैं, भगवान भी बहरा हो गया है बहू। उसे बस अमीरों की प्रार्थनाएं सुनाई देती हैं। हमारे हिस्से में तो बस ये धुआं और खांसी ही आई है। जैसे तैसे रात बीत जाती है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन सूरज का तो नामो निशान ही नहीं है। मजदूरों के चौराहे पर सुमित खड़ा हुआ होता है। सामने एक ठेकेदार खड़ा था। राम राम मालिक, कोई काम है क्या आज? मैं कुछ भी काम कर लूंगा मालिक। कल से मेरे घर का चूल्हा नहीं जला है। अरे हटो यहाँ से, सुबह सुबह दिमाग चाटने आ जाते हैं। अरे जाओ भाई जाओ, आज कोई काम नहीं है। सर्दी में सारा धंधा मंदा पड़ा है। यहाँ भीड़ मत लगाओ, रास्ता छोड़ो, निकलो यहाँ से। आज फिर घर खाली हाथ जाना पड़ेगा लगता है। अब बाबूजी चेहरे की तरफ देखेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? ऐसी जिंदगी से तो मैं थक चुका हूँ, पर क्या करूँ? मैं मजदूर हूँ। मजदूर के हाथ में बस मेहनत लिखी होती है। अगर मैं हार मान गया तो घर में माँ और राधा का क्या होगा? चलो घर चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। सुमित सिर झुकाए घर वापस आ जाता है। समय ऐसे ही बीत रहा था। राधा दुकान के काउंटर के पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी गंदी शीशी थी। दुकान के बाहर चबूतरे पे कुछ औरतें बैठी धूप सेक रही थी। वह धूप कम और कानाफूसी ज्यादा कर रही थी। काका, वो घर में आलू तो उबले रखे हैं, पर छोपने के लिए तेल नहीं है। बस थोड़ा सा तेल दे दो ना। वो मेरे पास आज थोड़े से पैसे कम हैं, लेकिन जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं सबसे पहले आपके पैसे दूंगी। प्लीज काका, थोड़ा सा दे दोगे ना आप तेल? ज्यादा नहीं चाहिए। अरे ओ बस बस, तुम्हारा तो रोज का ये नाटक ही शुरू हो जाता है। पिछला हिसाब तो चुकाया नहीं, फिर आ गई उधार मांगने के लिए। यह दुकान मैंने उधार पर सामान देने के लिए नहीं खोली है, पैसे लगते हैं सामान के। देख रही है विमला, इसे कहते हैं अठन्नी की भी औकात नहीं है। और चले हैं तेल लेने। अरे ओ बहू, जब जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती तो बाजार में मुंह उठाकर क्यों आ जाते हो? पति कमाता नहीं है तो उधार मांगकर तुम लोगों ने ये नया धंधा ही बना दिया है लगता है। राधा गुस्से में वहां से चली जाती है। देखो तो कैसे पैर पटक के जा रही है, जैसे महारानी की बेइज्जती हो गई हो। अरे भाई, सच कहते हैं सब, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन पूरा परिवार गांव से बाहर गया हुआ था। सुबह से शाम हो जाती है। पूरा परिवार जब रात को ठंड में लौट रहा था, ठंड बहुत ज्यादा थी, तो सभी लोग ठंड से कांपते हुए जैसे तैसे अपने घर की तरफ पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जहां उनका घर था, अब सिर्फ मिट्टी का टूटा फूटा ढेर लगा हुआ था। हे भगवान, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया? अब इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो घर ही उजड़ गया। माँ, घर क्या करे, दीवारें बहुत पुरानी हो चुकी थी। शायद नींव कमजोर हो गई थी, इसलिए गिर गई। सब खत्म हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम सड़क पर आ गए। अब हम क्या करेंगे इतनी भयंकर सर्दी में? आज तो भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया जी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। रात का काफी गहरा अंधेरा छा रहा था। ठंड भी बढ़ रही थी।
मदन काका पड़ोस के एक पक्के मकान का दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खुलता है। अरे भाई साहब, राम राम। वो हमारा घर गिर गया है। हम आदमी लोग तो सब बाहर सो जाएंगे, बस इन औरतों को रात भर के लिए घर में जगह दे दो, भगवान आपका भला करेगा। अरे काका, ये क्या तमाशा लगा रखा है? आधी रात को भी लोग चैन से नहीं पड़ने देते। हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो जब चाहे मुंह उठाकर आ जाए हमारे घर पर। ऐसा कहकर सूरज ने दरवाजा बंद कर लिया। चलिए रहने दीजिए बाबूजी, अमीरों के घर भले ही बड़े हो लेकिन उनके दिल बहुत छोटे होते हैं। सही कहा बेटा, कोई मदद नहीं करेगा। गरीब की आवाज किसी को सुनाई ही नहीं देती। यह समाज बस गिरते हुए को सहारा नहीं देता, बल्कि गिरते हुए मकान की ईंटें भी चुरा लेते हैं लोग तो। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे तैसे पूरा परिवार रात को बांस के जंगल में चला जाता है। पूरा परिवार एक पेड़ के नीचे सिमट कर बैठ जाता है। सुमित जी, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कोई जानवर आ गया तो? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम किसी वीराने पे ही आ गए हैं। डरो मत बहू, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। शायद ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। बस जैसे तैसे यह रात कट जाए बहू। रात तो माँ जी कट ही जाएगी, पर यह घड़ी भी कब कटेगी? लगता है हमारी तकदीर काली शाही से ही लिखी गई है। पूरा परिवार रात में वहीं बैठा हुआ था। तभी राधा ने देखा वहां बेकार बांस की डंडियों का भूसा पड़ा हुआ है। वो उन्हें इकट्ठा करती है और कहती है, इधर देखो, यहाँ जमीन ठंडी नहीं लग रही। ये बांस की डंडियों का भूसा तो बहुत गर्म है, जैसी रजाई हो। रमा पास जाती है, बांस की रस्सियों को छूकर कहती है, अरे राधा सच कह रही है, आओ जल्दी यहाँ आ जाओ। ये पेड़ की जटा है, इसमें कुदरती गर्मी होती है। हाँ भाग्यवान, ये तो सच में गर्म है। ऐसा लग रहा है जैसे ऊन का बना है। बस मिल गया रास्ता। भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। चलो सब लोग काम पर लग जाओ। अब इन बिखरी हुई डंडियों का भूसे को समेटो। आज रात हम जमीन पर नहीं, इनकी रस्सियां बनाकर उन पर ही सोएंगे। क्या बात कर रही है बहू? हाँ माँ जी, अब रोने का वक्त गया, अब कुछ करने का वक्त है। हम इन बांस की रस्सियों की एक बड़ी चटाई बनाएंगे और उस पर ही रात बिताएंगे। औरतों ने कमर कस ली है। रमा और राधा मिलकर बांस की रस्सियों की एक बड़ी सी चटाई बनाना शुरू कर देती है। उनके हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे मशीन हो। सभी आदमियों ने रस्सियों का ढेर लगा दिया था। थोड़ी ही देर में एक मोटी सी चटाई बनकर तैयार हो जाती है। उफ माँ जी, मेरे तो हाथ दर्द कर रहे हैं, पर देखो कैसी अच्छी बनी है ना चटाई, एकदम मोटी दरी जैसी। चलो अब सब लोग इस पर लेट जाओ, थोड़ी बहुत तो गर्मी मिलेगी ही ना। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है बहू, ये तो बिल्कुल अच्छी बन गई है। ऐसा लग रहा है जैसे खाटों के बिस्तर से उठकर फूलों पर आ गई हूँ। राधा, ये तो बड़ा मजेदार है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो अमीर लोग कैंपिंग करते हैं, आज हम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं शायद। हाँ सुमित जी, ये गरीबों वाली कैंपिंग है। सो जाओ, अब कल सुबह हमें बहुत काम करना है। उस रात खुले आसमान के नीचे बांस के भूसे की रस्सियों की गर्माहट वाली चटाई में पूरा परिवार सुकून की नींद लेता है। वो रस्सियां सिर्फ रस्सियां नहीं, उनकी रक्षक बन चुकी थी। रात बीत जाती है। सूरज की पहली किरण निकल रही थी। राधा सबसे पहले जागती है। वो उस बांस के पेड़ की रस्सियों के ढेर की तरफ देखती है। उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया चल रहा था। वह सबको जगाती है। सुनिए सब लोग, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कल रात इन बांस की रस्सियों ने हमारी जान बचाई है। अगर यह रस्सियां हमें ठंड से बचा सकती है तो यह हमें हवा से क्यों नहीं बचा सकती? अरे राधा, तुम कहना क्या चाहती हो? थोड़ा साफ साफ बोलो। मैं कह रही हूँ कि हम अपना घर बनाएंगे इन्हीं बांस की रस्सियों से। यहाँ बहुत पेड़ हैं, तो रस्सियों की कमी नहीं होगी। और हम औरतें रस्सियां बनाना अच्छे से जानती हैं। हम एक ऐसा प्यारा सा घर बनाएंगे रस्सियों का, जहाँ हवा घुस भी नहीं सकती। बहू, बांस की रस्सियों का घर देखकर तो लोग हंसेंगे हम पर, कहेंगे पागल हो गए हैं ये लोग तो।
हंसने दो माँ जी दुनिया को। जब हम लोग बेघर होकर भीख मांग रहे थे, सहारा ढूंढ रहे थे, तब तो कोई हमारे आंसू पूछने के लिए नहीं आया ना। तो अब हम भीख नहीं मांगेंगे, हम अपना घर खुद बनाएंगे। कुछ तो लोग कहेंगे ही ना माँ जी, लोगों का काम भी कहना है, हमें पर अपनी जान बचानी है, लोगों का मुंह नहीं देखना। अरे राधा ठीक कह रही है भाग्यवान। दूसरों के दरवाजे पर धक्के खाने से अच्छा है कि हम अपनी मेहनत की शर्तों पर ही जिए। हम बांस की रस्सियों का घर बनाएंगे, तुम रस्सियां बनाना। देखते हैं किस्मत हमें कब तक हराती है बहू। जाके राखी सानिया बाहर सके ना कोई। मेरी बहू में तो आज मुझे दुर्गा दिख रही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बहू, तुम शुरुआत करो। दोपहर की कड़ी धूप थी, लेकिन हवा में अभी भी ठंडक है। घर के आदमी बांस की लकड़ियां काट कर ला रहे थे और औरतें लगातार बांस के जटाओं को मसलकर रस्सियां बना रही हैं। उनके हाथ लाल हो चुके थे, हथेलियों पर छाले पड़े थे। आह बहू, अब और नहीं हो रहा। देखो छालों से तो खून रिसने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे हाथों में आग जल रही हो। क्या हम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? जानती हूँ माँ जी, बहुत दर्द हो रहा होगा, पर बात को समझो। यह दर्द उस ठंड से कम है जो रात को हमारी जान ले सकती है। अगर अभी हाथ रुक गए तो रात को हमारी सांसें भी रुक सकती है माँ जी। बुढ़ापे की हड्डियां हैं बेटा, कमजोर हैं, पर हिम्मत अभी भी पहाड़ जैसी है मुझमें। नहीं माँ जी, आप थक गई हैं, आप थोड़ी देर आराम कर लो, मैं कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा माँ जी। बहू एक नई ताकत के साथ फिर से काम शुरू कर देती है। इस बार उसकी रफ्तार पहले से भी बहुत तेज थी। समय बीतता है, शाम ढल रही है। सामने एक अनोखा ढांचा खड़ा था। बांसों के जंगल के बीच में बांस की रस्सियों की इतनी घनी बुनाई करी गई थी कि वो एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी थी। जैसे तैसे पूरा घर पूरा हो जाता है। कुछ ही देर में पूरा परिवार उस नए घर के सामने खड़ा है। मदन अंदर जाकर चारों तरफ देखता है और हैरान हो जाता है। अरे वाह बहू, यह तो चमत्कार कर दिया तूने। बाहर हवा साई साई चल रही है पर अंदर नहीं आ पा रही। मेरी बहू ने तो कमाल कर दिया। कुछ ही देर में पूरा परिवार अंदर आ जाता है। सच कह रहे हो, लोग ईंट पत्थर से मकान बनाते हैं, पर मेरी बहू की मेहनत और पसीने ने ये पूरा घर बनाकर खड़ा कर दिया। आज मुझे अपनी पसंद पर काफी नाज हो रहा है जी। माँ जी, घर दीवारों से नहीं इरादों से बनता है। अब हमें ठंड से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम साथ हैं, हम कड़ी मेहनत कर कर इस मुसीबत से लड़ सकते हैं। बहू, ये तो हमारे पुराने घर से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। घर बन गया था, लेकिन जमीन अभी भी कच्ची और कठोर थी, काफी ठंडी भी थी। जैसे ही मदन बैठने की कोशिश करता है, ये जमीन तो बहुत कठोर है, इस पर तो बैठना नामुमकिन है। हम यहाँ लोग सोएंगे कैसे? क्या करें, हमारे पास तो पलंग भी नहीं है। बाबूजी, जब रस्सियों से दीवार बन सकती है तो पलंग क्यों नहीं? हम जैसे तैसे छोटी मोटी खटिया बना लेते हैं। अरे वाह राधा, क्या दिमाग लगाया है। देर आए पर दुरुस्त आए। हम लकड़ियां लेकर आते हैं अभी, जब तक तुम रस्सियां बनाकर तैयार रखो। अरे वाह, मेरा बेटा भी काफी समझदार हो गया है बहू की संगत में। दोनों सास और बहू फिर से काम पर लग जाती हैं। लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर रस्सियां बुन रही होती हैं। समय बीतता है, दोपहर का समय हो जाता है। घर के अंदर हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। राधा के चेहरे पर मुस्कान है। उन्होंने हार मानने के बजाय हालातों को अपने हिसाब से ढाल लिया था। रमा रस्सियों के ढेर के बीच बैठ जाती है और एक सुंदर सी टोकरी बना रही थी। बहू देखो तो जरा, ये डलिया कैसा लग रहा है। मैंने इसमें वो क्रॉस वाला डिजाइन बनाया है जो हमने उस दिन बाजार में देखा था। लग रहा है ना बिल्कुल वैसा ही। अरे वाह माँ जी, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। यह तो बाजार में बिकने वाली प्लास्टिक की टोकरियों से भी काफी सुंदर और मजबूत है। इसमें हम अपनी सब्जियां और फूल रख लेंगे। वहीं सुमित ने पुराने फटे कपड़ों के बीच में बांस की चटाई भर दी थी, तो वो एक तरह का गद्दा बनकर तैयार हो गया था। सब लोग उस पर बैठ जाते हैं। बाबूजी, अब आपकी कमर नहीं दुखेगी। जुग जुग जियो बेटा, आज तो तुम दोनों ने मिलकर इस कबाड़ से ही इतना सुंदर घर बना दिया है। जी माँ जी। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी।
लेकिन रस्सियों और बांस की जटाओं से बने इस अनोखे के घर के अंदर एक अजीब सी गर्माहट थी। ओढ़ने के लिए बनी मोटी रजाई, पूरा परिवार जैसे तैसे अपनी रजाई में दुबका बैठा था। भाई मैं तो कहता हूँ शहर के बड़े बड़े इंजीनियर फेल है आज बहू ने जो दिमाग लगाया है उसके आगे। बेटा इसीलिए किताबों में लिखा होता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यही ज्ञान है जो किताबों में पढ़ाया जाता है। बाबूजी, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकरे खाने से आती है, और इन हालातों ने साबित भी कर दिया है यह सब। राधा मान गई तुम्हारी बुद्धि को तो। अरे बस बस, ऐसा भी कुछ नहीं है। वैसे भी हमने गरीबी में पीएचडी काफी कर ली है। पीएचडी? ये क्या? अरे पी फॉर परेशानी, एच फॉर हिम्मत और डी फॉर दिमाग। आज इन्हीं पीएचडी की वजह से हम इस आरामदायक घर में सो पा रहे हैं जी। अब कोई कम हमारे घर को नहीं ढूंढ पाएगा। मेरी तो बस इतनी ही दुआ है, जैसे इन रस्सियों की गांठें मजबूत लगी हैं वैसे हमारे परिवार की गांठ भी कभी ढीली ना पड़े। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, सुकून तो अपनों के बीच में ही मिलता है। चलो चलो अब ज्यादा इमोशनल मत हो जाओ, सो जाओ, वरना आंसुओं से रजाई भी गीली कर दोगी तुम। रात का समय है। रमा खाट पर लेटी है, लेकिन उसका शरीर बुखार से तप रहा था। वह जोर जोर से खांस रही थी। पूरा परिवार उसके आसपास बैठा था। बाबूजी, माँ का शरीर तो बुखार से काफी तेज चल रहा है। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। हमें इन्हें तुरंत ही दवाई दिलानी होगी। अरे बेटा, जेब में फूटी कोड़ी नहीं है। आज तो मजदूरी भी नहीं मिली इस वीराने में, तो डॉक्टर की फीस और दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे? रहने दो जी, मेरे लिए परेशान मत हो। लगता है मेरा बुलावा आ गया। मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे तो मर ही जाने दो। ये कैसी बातें कर रही हो माँ जी आप बोझ नहीं हो, आप हमारे घर की नींव हैं। हे भगवान, अब और कितने इम्तिहान लोगे आप? गरीबों की हाही लगेगी। क्या हम गरीब है इसलिए हमारी जान की कोई कीमत नहीं? रोने से कुछ नहीं होगा जी। मैं गीली पट्टी रखती हूँ माँ जी के सर पे, शायद उससे बुखार कम हो जाए। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। राधा डरते डरते दरवाजा खोलती है। सामने एक सूट बूट में आदमी खड़ा था। अरे माफ करना बहन जी, इतनी रात को परेशान किया। मेरी गाड़ी थोड़ी दूर खराब हो गई है, मैकेनिक सुबह तक आएगा। अभी फिलहाल मुझे भूख भी लग रही है और ठंड भी। क्या मैं आज रात आपके घर पर रह सकता हूँ? थोड़ा खाना मिल सकता है? अरे आइए बाबूजी, अंदर आइए। अतिथि तो भगवान का रूप होता है। मुझे बस 2 रोटी मिल जाए तो जान में जान आ जाएगी। राधा, बस ये 4 रोटियां ही बची है और बाबूजी के लिए रखी थी, अब क्या करें? सुमित जी, मेहमान को भूखा तो नहीं लौटा सकते। सोचने का वक्त नहीं है, हम पानी पीकर सो जाएंगे। आप वो रोटी और थोड़ी सी चटनी मेहमान को दे दो। बाबूजी, हमारे घर में तो ये रूखी सूखी रोटी और नमक की चटनी है। अमन वही रस्सियों से बनी छोटी छोटी मिड्डियों पर बैठकर खाना शुरू कर देता है। परिवार के लोग एक कोने में चुपचाप बैठे थे। कुछ समय बीत जाता है। अमन ने खाना खा लिया था। अरे भाई साहब, यह कुर्सी और दीवारें सब रस्सियों से बना है। इतनी बारीक बुनाई, यह तो किसी मशीन का काम लगता है। यह कैसे बनाया? बाबूजी, मशीन कहाँ हम गरीबों के नसीब में होगी। यह तो हम सब के हाथों का जादू है। मजबूरी थी, ठंड से बचना था तो यह जुगाड़ बना डाला। क्या आप सबने मिलकर ये बनाया है? कमाल है भाई, आप लोगों के हाथ में तो बड़ा हुनर है। शहर में लोग इसे आर्ट कहते हैं। ये तो मास्टरपीस है, एकदम यूनिक। बाबूजी, हम तो अनपढ़ गंवार लोग हैं, बस जो समझ में आया सो बना दिया। अरे बहन जी, शहर के लोग तो इसकी मुंह मांगी कीमत दे देंगे, और वो इसे इको फ्रेंडली भी कहते हैं। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नजर से देखो, आप एक अच्छी व्यापारी बन सकते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ काम करेंगे? मैं ये सामान बाजार ले जाकर बेचूंगा। सच में बाबूजी, हमारे बनाए हुए सामान लोग खरीदेंगे? हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं खरीदेंगे। तभी अमन की नजर कोने में खाट पर पड़ी रमा पर पड़ती है, जो कि बुखार में कांप रही थी, जोर जोर से खांस रही थी। माताजी की हालत तो बहुत खराब लग रही है। बातें तो बाद में होंगी, पहले इनका इलाज करवाना जरूरी है। अरे क्या करे बाबूजी, जेब खाली है, दवा तो दूर की बात, हकीम को दिखाने के भी पैसे नहीं है। भगवान भरोसे सांसें चल रही हैं बस।
अमन कुछ पैसे निकालकर मदन को देता है। यह रखिए काका, कोई भीख नहीं दे रहा हूँ, यह बस आपकी बहू की मेहनत का एडवांस है। कल से हम साथ में काम शुरू करेंगे और दुकान पर जाकर सामान भी बेचेंगे। आप इंसान नहीं बाबूजी, हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। भगवान ने मेरी सुन ली। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने डूबते को तिनके का सहारा दे दिया। अब माँ जी ठीक हो जाएंगी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अब हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। देख लेना, अब काली रात खत्म होने वाली है। कुछ दिन बीत जाते हैं, रमा भी ठीक हो जाती है। बाजार के चहल पहल में एक सुंदर सा स्टॉल लगा था, जिस पर रस्सियों की बनी टोकरियां, मुड्डियां, छोटे छोटे टेबल सब रखे थे। अमन जोर जोर से आवाजें लगाकर चिल्ला रहा था। अमन जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। पीछे रमा और राधा खड़ी थी। आइए आइए, देखिए हाथों के जादू, प्लास्टिक छोड़िए, कुदरत की चीज को अपनाइए, इको फ्रेंडली सामान लीजिए बहन जी। तभी एक अमीर औरत वहां रुकती है। अरे वाह, ये फ्रूट बास्केट तो बहुत अच्छी लग रही है, एकदम फैंटास्टिक लुक है इसका। कितने की है भाई साहब ये? बहू, ये मेम तो वही डलिया मांग रही है जो मैंने बनाया था। मेम साहब, यह 200 का है, बहुत मजबूत है, सालों साल चलने वाली चीज है ये। कुछ ही देर में देखते ही देखते स्टॉल पर काफी भीड़ लग जाती है। माँ जी देखो तो सही, ऐसा लग रहा है जैसे सभी लोग को हमारा सामान बहुत अच्छा लग रहा है। लोग तो हमारे स्टॉल पर टूट ही पड़े हैं। हमारी किस्मत बदल रही है बहू। जिन लोगों ने हमें ताने मारे थे, आज वही लोग हमारा हुनर खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। सच कहते हैं बहू, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। शाम तक स्टॉल पर सारा सामान बिक जाता है। अगले दिन फिर वही स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। तभी भीड़ को चीरते हुए विमला काकी वहां आती है। अरे देखो तो सही, कल तक जो ताने के मोहताज थे, आज वो नोट छाप रहे हैं। भाई सही कहते हैं लोग, किस्मत भी ना गिरगिट की तरह रंग बदलती है। बहू देख जरा, तेरी दुश्मन आ गई। यह वही है जिसने हमें उस रात भिखारी समझकर भगा दिया था। आज किस मुंह से यहाँ आई है? कहो तो मैं इसको 2-4 खरी खोटी सुना दूं। शांत हो जाओ माँ जी, कीचड़ में पत्थर मारने से कपड़े अपने ही गंदे होंगे। हम अपनी सफलता से इसे जवाब देंगे, जुबान से नहीं। अरे राधा बहू, तुम्हारी कारीगरी तो पूरे बाजार में फेमस हो रही है, पूरे गांव में तुम्हारे चर्चे हैं बहू। मुझे तो पहले ही पता था तुम लोगों में कोई खास बात है। ये स्टूल तो बड़ा सुंदर है बहू, मेरे घुटनों में दर्द होता है, तब मुझे एक ये मुद्दी चाहिए थी। भाई हम तो पड़ोसी हैं, घर की बात है, कुछ डिस्काउंट तो दोगी ना तुम? डिस्काउंट? उस रात कहाँ था माँ जी, जब आपने हमें भिखारी कहकर घर से भगा दिया था? आज आप डिस्काउंट ले रही हैं? अरे वाह रे दुनिया। काकी, आप डिस्काउंट की बात कर रही है? आप ये स्टूल फ्री में ही ले जाइए, अपना गिफ्ट समझिए। अरे फ्री में क्यों? हाँ काकी, क्योंकि अगर आप उस रात हमारे मुंह पर दरवाजा बंद नहीं करती तो शायद हम बांस के बगीचे में नहीं जाते, और हमें यह हुनर का कभी पता ही नहीं चलता हमारे। आपकी उस ना ने हमें आज कहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, इसलिए यह मुट्ठी आपको एक तोहफा समझकर दे रही हूँ मैं। कमला काकी का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। वह चुपचाप मुट्ठी लेती है और नजरें झुकाकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब वो छोटा सा स्टॉल नहीं बल्कि बाजार में एक पक्की दुकान बना लेते हैं और एक पक्का मकान भी बन जाता है। आज मेरे पास दुनिया की हर खुशी है बहू। लोग कहते हैं घर टूट गया, पर उन्हें क्या पता, जब पुराना घर टूटता है तभी नया घर बनता है बहू। हाँ माँ, सच कह रही हो। आज हमारे सिर पर पक्की छत है, अपनी दुकान है, इज्जत की रोटी है, सब इन रस्सियों की बदौलत है। हाँ बेटा, गरीबी हालात की कमी है, हिम्मत और बुद्धि की नहीं। जब इंसान मुश्किलों के आगे हार मानने के बजाय जुगाड़, मेहनत और एकता का रास्ता खोजता है तो सबसे बड़ी विपत्ति भी अवसर बन जाती है बेटा। हाँ बेटा, देखा तुमने, जो समाज हम गरीबों को तुच्छ समझता था, आज हमारे हुनर के आगे झुक रहा है। दूसरों से मदद की उम्मीद करने से बेहतर है कि इंसान अपने हाथ और दिमाग पर भरोसा करे।